अब रंगों से भरिए अपनी जिंदगी। रेजलाइन फाउंडेशन आपके लिए लाया है कलरिंग टैक्टाइल बुक। इस टैक्टाइल ड्राइंग बुक के द्वारा बच्चे अपने फाइन मोटर स्किल और टैक्टाइल परसेप्शन को डेवलप कर सकते हैं। इस बुक में दी गई ड्राइंग्स को बच्चे मार्केट में इजीली अवेलेबल कलर्स के द्वारा फिल कर सकते हैं। ये बुक मात्र 240 रुपए में उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए लॉगिन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368 या 9266626367। हैप्पी कलरिंग। We are in an emergency. Alpha Lima Whiskey 301 Santo Domingo. A Boeing 757 jet disappears from the radar with 189 people on board. जल्दी ही प्लेन का रैकेट जो है मिल जाता है समुद्र पे। कोई लोग बचे नहीं हैं कि बता सके वो कि आखिरकार क्या हुआ था उस प्लेन के साथ। This accident was the first major loss of a Boeing 757 aircraft. इन्वेस्टिगेटर्स को रैकेट में कोई क्लू नहीं मिलते हैं। प्लेन का सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही बता सकता है कि आखिरकार क्या हुआ था। 301 Santo Domingo, come in please. My airspeed indicator is not working. What's happening? The tape raises a perplexing question. How can a failure of a single instrument cause the crash of one of the most sophisticated airliner in the world? Sir! नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आए एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और ये शो में हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग समय पे अलग अलग दुर्घटनाएं, अलग अलग डिजास्टर्स की। और आज हम बात करेंगे इस शो में अपने फरवरी 6, 1996 की एक घटना। Gregoria Liperan International Airport, the Dominican Republic. 6 February 1996. The small Caribbean island is a popular winter getaway. A group of German tourists has been delayed. Mechanical problems आ गई हैं उस जेट में जो कि उन्हें वापस फ्रैंकफर्ट लेके जाने वाला था। The airline has leased another plane for the flight. ये वाला जो जेट जो लीज किया गया है वो इट बिलोंग्स टू अ टर्किश चार्टर कंपनी कॉल्ड बर्गिन एयर। उनके पास एक 757 है बोइंग, which has been sitting on the tarmac for the past 3 weeks. But it takes several hours for the plane ready to take and to get the Turkish crew on board. रात के 10:15 बजे the plane and most of its crew are at the gate. जब उन्हें पहली बोर्ड करना था उसके तकरीबन 4 घंटे बाद द पैसेंजर्स आर रेडी टू बोर्ड द प्लेन। और इन पैसेंजर्स के आगे है 9 घंटे की फ्लाइट टू फ्रैंकफर्ट। Shortly after 11:30 p.m. the Virgin Air flight is given permission to leave the gate. और कुछ समय के बाद वो टैक्सी करता है till the threshold of the runway. Cabin crew, take your seats. Ready for takeoff? Cabin announcement is completed. Exterior. First officer Ekut Gargan is new to the 757 plane और उनके पास सिर्फ 75 घंटे से भी कम का समय है इस प्लेन के ऊपर कमांड करने का। और ये जितना भी टाइम उनके पास है वो सारा पिछले 3 महीने में ही उन्होंने अर्जित किया है। Thank you. Ready for takeoff. दूसरी तरफ कैप्टन अहमद एयरडेम जो है वन ऑफ द सीनियर पायलट्स हैं वर्जिन एयर में। उन्होंने कितने ही हजारों घंटे इस प्लेन में बिताए हैं 757 में और उसी के मिलते जुलते प्लेन्स में। Alpha Lima Whiskey 301, ready for takeoff? 301, cleared for takeoff, runway 08. Cleared for takeoff, runway 08, 301. Thank you. A good flight. Good flight. Good flight.
Moulis Evronor Lewis is a relief pilot on this flight. और फर्स्ट ऑफिसर की तरह वो भी 757 पिछले 3 महीनों से ही उड़ा रहे हैं. As the plane accelerates to the takeoff speed, a light rain जो है शुरू हो जाती है गिरनी. Power set. Okay, check. First Officer Gergen checks his airspeed gauges as a routine instrument checkup. As the airplane's accelerating to takeoff speed, the first officer calls 80 knots. 80 knots. Check. The captain, in theory, should verify that his airspeed indicator also reads 80 knots. My airspeed indicator is not working. कैप्टन के जो एयर स्पीड इंस्ट्रूमेंट है वो भी फर्स्ट ऑफिसर की तरह सेम रीडिंग देना चाहिए, बट द रीडिंग्स डू नॉट मैच. Is yours working? Yes, sir. You tell me. एडम जो है चाहते हैं कि उनका फर्स्ट ऑफिसर बताए उन्हें कि when the plane reaches the takeoff speed. At 150 knots, plane reaches V1, the point where it is of no return. Rotate. The captain must pull back on his column and take the plane into the sky. Positive climb. Gear up. Positive climb. Gear is up. रात के 11:42 पे the plane takes off. कुछ सेकंड के बाद ही एडम्स का जो एयर स्पीड इंडिकेटर है it comes to light. Is it possible to turn off the wipers? Okay. Wipers off. Climb thrust. Climb thrust. फर्स्ट ऑफिसर जो है इंजन्स को जो पावर दी जा रही है उसको कम करते हैं फॉर अ ग्रेजुअल क्लाइंब टू द क्रूजिंग लेवल. 301 Airborne 45, switch over Santo Domingo 1243. 1243. Bye-bye, sir. क्लाइंबिंग थ्रू 2500 फीट फर्स्ट ऑफिसर ग्रेगिन जो है कॉन्टैक्ट स्थापित करते हैं विद द आइलैंड्स मेन कंट्रोल टावर इन सेंट डोमिंगो. Alpha Lima Whiskey 301, climb and maintain 280. Center autopilot on, please. Center autopilot has command. Thank you. 1 minute and 30 seconds into the flight, the autopilot takes over. ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स जो हैं वो सब कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट्स करते हैं टू मेक द प्लेन क्लाइंब सेफली टू इट्स क्रूजिंग एल्टीट्यूड. और उसके कुछ सेकंड बाद ही कंप्यूटर इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम. Rudder ratio. Mach airspeed trim. 2 different warning signals tell the pilot that they are flying the plane very fast. लेकिन जो फर्स्ट ऑफिसर का इंडिकेटर है एयर स्पीड इंडिकेटर वो ये बता रहा है कि प्लेन जो है नॉर्मल स्पीड से ऊंचाई पे पहुंच रहा है और वो स्पीड है 220 नॉट्स. Something's wrong here. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस बात का खबर नहीं है कि कोई बर्गन एयर की फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए ही कंटिन्यूज टू लेट देम क्लाइंब. Alpha Lima Whiskey 301, report Pokek. Okay, 280. I'll call you over Pokek. 301. Okay, there's something crazy. Do you see it? कॉकपिट के अंदर सिचुएशन जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग बनती जा रही है. फर्स्ट ऑफिसर का जो एयर स्पीड इंडिकेटर है वो ये बता रहा है कि प्लेन जो है जरूरत से ज्यादा ही धीरे स्पीड पे चल रहा है. Mine shows only 200 now and decreasing, sir. लेकिन कैप्टन का जो एयर स्पीड इंडिकेटर है उसके मुताबिक प्लेन जो है बहुत तेजी से चल रहा है और उसकी स्पीड है तकरीबन 325 नॉट्स. Both of them are wrong. What can we do? Let's check the circuit breakers. Yes, sir. As the first warning is eliminated, एक दूसरी persistent warning आने लग जाती है फिर से, जो कि बताती है कि प्लेन जो है 350 नॉट की स्पीड पे के करीब पहुंच रहा है. Okay, it's no matter. Let's pull the airspeed. Let's see. और
और इतनी ऊंचाई पर उड़ने के लिए ये एक मैक्सिमम स्पीड है प्लेन की, जो कि उसको निर्धारित की गई थी इस ऊंचाई पे। Okay, it's no matter. Let's pull the airspeed. Let's see. जब सर्किट ब्रेकर्स को रीसेट किया जाता है तो ये अलार्म तो बंद हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। कैप्टन अहमद एयर स्पीड इंडिकेटर फिर भी यही बता रहा है कि प्लेन जो है जरूरत से ज्यादा स्पीड पे चल रहा है। Now it's 350, yes? पूरी तरह कंफ्यूजन में आ चुके हैं कैप्टन अहमद, और अब वो वही करते हैं जो प्लेन बोल रहा है उन्हें करने को। वो स्लो डाउन करते हैं अपनी स्पीड। और बहुत ही घातक रिजल्ट सामने आते हैं उनके। The Boeing 757 is sending out warnings which confuses the crew. एकदम घबराए हुए से द क्रू जो है struggles to solve the problem. 189 लोगों की जिंदगी अब इन दोनों पे निर्धारित है। Shortly after taking off from the Dominican Republic, Virgin Air Flight 301 is in trouble. कॉकपिट जो है एक बहुत ही ominous साउंड से भर गया है। The shift shaker alert. The stick shaker warning is a warning of imminent stall. It means that the airplane is about to attain a speed so low that it cannot sustain flight. जो वार्निंग है वो बहुत ही सीरियस है, और इतनी सीरियस है कि वो जो पायलट्स के कंट्रोल कॉलम होता है उसको भी हिला के रख देती है। Combined with the loud rattling, it is impossible to ignore. Add to the pilot's problem, the plane जो है it starts to vibrate and dip violently. I'm sure every passenger on the airplane knew something was unusual because the aircraft started to shake in a very violent maneuver. और यही एक लौती वार्निंग नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है जो क्रू फेस कर रहा है अभी। The attitude deviation indicator is basically a round gauge that on this airplane is a screen, but it's blue on the top and brown on the bottom, and it shows not only the pitch of the airplane, but also roll. On the gauge, the blue represents the sky. जितना ज्यादा नीला होगा उतनी steep climb होगी। अभी वो इंडिकेट कर रहा है कि जो प्लेन का नोज है it is dangerously high. Then at more than 7,000 feet above the ocean, the plane जो है it begins to roll on its right hand side and then plummet down into the ocean. From the time that the stick shaker activates, it is now going to require proper action from the flight crew to sort this out, or they will end up losing control of it. The window of decisions is closing on them, for if they let it stall completely, maintaining control of the airplane will prove to be very difficult. Captain Adam struggles to get his plane back to climb. Nose down. उनके पास सिर्फ कुछ हजारों फीट की ही दूरी है to bring this 100-ton plane back from its stalling point. प्लेन जो पायलट लेसर एक्सपीरियंस के थे वो तो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और सजेशंस देते हैं एक दूसरे को। Thrust. ABI. 301, squawk 377. Stand by. एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अभी भी तक नहीं पता लगा है कि फ्लाइट 301 इज इन ग्रेव डेंजर। The timing. What am I to do? You can level off. Our altitude's okay. प्लेन जो है तेजी से गिर रहा है नीचे की तरफ। Okay, 5,000 feet. कैप्टन अहमद जो है इज ट्राइंग टू फ्लाई द प्लेन विच इज बिकम टोटली अनकंट्रोलेबल। Reagan pushes the throttle to full power, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है उनको इस मैनूवर से। The plane spirals down towards the sea. Alpha Lima Whiskey 301 Santo Domingo, come in please. Alpha Lima Whiskey 301 Santo Domingo, come in please.
टेक ऑफ करने के सिर्फ 5 मिनट के बाद ही वर्जिन एयर की फ्लाइट 301 इट वैनिशेस फ्रॉम द रेडार. Come in, please. द डोमिनिकन रिपब्लिक की जो नेवी है वो खोजबीन शुरू कर देते हैं इस प्लेन और उस पे सवार लोगों की. En route, I was always thinking of what I would find. I thought I would find people screaming, people yelling, asking for help. और उन्हें कुछ अलग ही मिलता है. The strong smell of jet fuel hovers above the water. Pieces of wreckage float over the water. I thought to myself, there was no one alive here. We didn't see any survivors, and we didn't see bodies. I really thought the plane had disintegrated on impact. और कुछ घंटों के भीतर ही रैकेज के अलावा भी कई चीजें जो है सरफेस पे आके तैरने लगती हैं. Around 5:20 in the morning, when the bodies started to come up, I did feel a great sorrow in my heart. I felt like I wasn't sure if I would have the strength to continue the work at that moment. The search continues after the light of the next morning. American and Dominican ships search an area of 13 square kilometers for bodies. और कोई भी शव नहीं मिलता है इन लोगों को. अब जो है डोमिनिकन रिपब्लिक की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार क्या हुआ था उस फ्लाइट के साथ उस रात. We established a base camp at a hotel on the Cabaretta Beach, which is directly south of the accident site. एक्सीडेंट के कुछ दिनों के बाद ही इन्वेस्टिगेटर्स, रिपोर्टर्स और कुछ परिवारजन उन लोगों के जिनकी जान चली गई थी इस हादसे में, वो सब इस होटल में आके रहने लगते हैं. नियर बाय द एविडेंस ऑफ द डिजास्टर रीचेस द डोमिनिकन शोर्स. wreckage and passengers' possessions are washing up on the shores. सबसे छोटा पार्ट भी ये बता सकता है, हो सकता हो कि आखिरकार उस प्लेन के साथ क्या हुआ था और किस कारण से ये क्रैश हुआ था. यूनाइटेड स्टेट्स की NTSB यानी कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जो है, they agree to help the Dominicans in their investigation. Welcome to Dominican Republic. I'm Manuel Sufron. And they sent an investigator to Puerto Plata. We could see that this was going to take some international cooperation to get to the bottom of the event. Robert McIntosh will also provide support from the NTSB's Washington offices. Any signal from the recorders? This particular accident was the first major loss of a Boeing 757 in the water. There was added urgency because the aircraft was going into the livery of many American-operated airlines and on the market for the worldwide passenger service. In order to understand what had happened here, we only had one key. That key was the black boxes. Like all commercial airliners, Boeing 757 carries a cockpit voice recorder जो कि कॉकपिट में होने वाली सब कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करती है, and a flight data recorder which records a whole lot of information about the plane on flight. We've got underwater locator beacons on these recorders. They work for 30 days upon immersion. लेकिन समुद्र के जिस भाग में प्लेन क्रैश हुआ था वो तकरीबन 7200 फीट गहरा है. We needed to locate them before the signals faded, and we also needed to remove them before the data was damaged by salt water. So we were in a race against time. NTSB जो है US Navy की भी मदद लेते हैं, who hire a submersible called the Curve. Curve stands for the Cabled Underwater Recovery Vehicle. It's a tethered vehicle. It has an umbilical and it's controlled by an umbilical. It's not autonomous. कर्व जो है आप समझ सकते हैं अंडर वाटर सबमरीन है और वो ऐसी गहराई तक जा सकता है जिस गहराई पर कोई भी मैन्ड सबमरीन नहीं जाती.
जैसे कि कर्व अब यूएसए से लाया जा रहा है, मेजर सुवरान जो है उन सबूतों को देखते हैं जो कि उनके पास हैं। जमीन पे जो रेडार लगा था, it tracks the plane as it climbs through the night sky. I have the radar. The history of the flight is recorded here. So basically, investigators study the data from the ground radars, and also they study the conversation between the air traffic controller and the flight crew. I have the recording from the control tower. Santo Domingo, good evening. Alpha Lima Whiskey 301, climbing with you. Alpha Lima Whiskey 301, climb and maintain 280. Okay, 280. ये जो conversation हुई थी between crew and the air traffic control is a normal one. और investigators को इस conversation में कोई भी trouble के निशान नहीं मिलते हैं. Last communication between them was only disrupted with a standby. Espera un momento. 301, squawk 377. Stand by. as you heard, there's no reason why this plane went down. What had caused something to go wrong to interrupt the flight path of the aircraft so rapidly? Certainly, it was a good question for us. जो भी डेब्री मिलती है इस केस में वो लेके जाई जाती है टू अ डोमिनिकन मिलिट्री बेस फॉर इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन. Investigators comb through the wreckage which they have recovered. The wreckage of the cabin, life jets, and even parts of the landing gear has been found. Every piece of the debris is studied closely for any sign of explosion or fire. Manuel Sufron. Hi. I'd like to see some records of the Bregener plane. Oh, they're right here. This is it. It had been on the ground for some time in Puerto Plata, and that became interesting to us. Why would an operating company have an aircraft sitting there? Investigators ये भी चेक करते हैं कि any of the life jackets inflated or not. Are they inflated or not? उससे ये पता लगेगा कि passengers के शायद कुछ warning मिली हो before it collided with the sea. Cords of some of the life jackets are hanging loose, लेकिन investigators ये इस बात का करते हैं इसका हल कि हो सकता है जो plane ने violently impact किया हो उस वजह से ये हुआ हो. The impact was so violent that it has crushed coffee cans into thin films of tin. The condition of the wreckage tells the investigators that the crash of this Virgin Air Flight 301 was very sudden and violent. और कोई धमाका अगर हुआ हो ऑन बोर्ड उसके कोई इंडिकेशन इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं मिलते हैं अभी तक. मेजर सुफ्रॉन जो है ये भी पॉसिबिलिटी पे ध्यान रखते हैं अपना कि ये जो प्लेन था लास्ट मिनट पे इसको रिप्लेस किया गया था, तो हो सकता है ये प्लेन जो है इट वाज नॉट रेडी टू टेक ऑफ. इन्वेस्टिगेटर्स ये बात का भी पता लगाते हैं कि जो प्लेन जमीन पे था इतने 3 हफ्तों से इट वाज नॉट डाउन फॉर रिपेयर्स. और मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स का मुआयना करने के बाद ये पता लगता है कि द प्लेन सीम्स टू बी मैकेनिकली साउंड. वर्जिन एयर के पास उतने पैसेंजर्स ही नहीं थे कि टू जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ दिस, और यही कारण था कि उन्होंने क्रू भी और प्लेन को भी 3 हफ्ते के करीब डोमिनिकन रिपब्लिक में ही रख छोड़ा था. प्लेन के जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड थे उससे जो कई लीड मिली थी वो भी उनमें से एक ही अनसक्सेसफुल लीड बन के रह गई थी. द कर्व अराइव्स एट द पुएर्टो प्लाटो हार्बर. फरवरी 28 को क्रैश के 3 हफ्ते बाद द कर्व स्लिप्स अंडर द वेव्स टू स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बर्गन एयर जेट. तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है फॉर दिस कर्व to reach the ocean floor, which is 7,200 feet below. From there it sends images back to the surface of the Virgin Air Flight 301 of its wreckage. The cockpit pretty much was sitting upright, and it was pretty much the nose of the plane, and you could see the front part of it. It was obviously banged up and cracked and fragmented. किस कारण से ये प्लेन का क्रैश हुआ था उसके जो सबूत हैं
वो तो इस रैकेज के ट्विस्टेड रैकेज के बीच में कहीं पड़े होंगे. The flight's black boxes are our top priority. The curve picks up signal from the pinger on one of the units. जो ऊपर सरफेस पे ऑपरेटर्स हैं उनको अब इस सब को मनूवर करना पड़ेगा जिससे कि वो उस पिंगर की आवाज को जहां से आ रही है वहां तक वो पहुंच सके जल्दी. उनको ब्लैक बॉक्सेस को देखना होगा पहले कि उसके बाद ही जो मैकेनिकल आर्म है इस सब की वो उसको उठा सकती है. पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में सिर्फ 90 मिनट का टाइम लगता है इनको. The first one was sitting out in the open. Okay, it was where they could see it, and they picked the first box up. They grabbed a hold of it, and they just kind of tucked the arm up in place, so that they wouldn't lose it. जो दूसरा ब्लैक बॉक्स था उसकी भी आवाज जो पिंगर आ रहा था सुनाई तो दे रहा था, लेकिन 2 घंटे के बाद भी जो है सबमर्सिबल की जो कैमरा है उसको पकड़ नहीं पाए थे. They knew it was right there, and they were searching around a debris pile, and they could not physically see it, with the cameras of the vehicle. So as they went around a couple times, they started, lifting metal up and moving pieces out of the way, and then they did find the second box under some debris. वर्जिन एयर फ्लाइट 301 के ब्लैक बॉक्सेस यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को दोनों को सतह पे लाया जाता है. उसके बाद एक जेट में उन दोनों को बोर्ड कर दिया जाता है. कुछ घंटों के बाद ही जो 301 के ब्लैक बॉक्सेस हैं वो पहुंच जाते हैं NTSB के हेडक्वार्टर्स जो कि वॉशिंगटन DC में स्थित है. टेक्नीशियंस जो है तैयारी करते हैं टू एक्सट्रैक्ट दिस वैल्यूएबल डेटा फ्रॉम दीज ब्लैक बॉक्सेस. ऐसा समझा जा रहा है कि इन दोनों के एक्सट्रैक्ट होने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ये शायद पता लगा पाए कि उस रात क्या हुआ था उस फ्लाइट के साथ. They will soon uncover a stunning miscommunication between the seasoned pilot and his plane. To uncover the mystery regarding this crash, the investigators are depending a lot on these 2 black boxes. That flight data recorder was our key. So the technicians got busy and gave us visual plots of what was going on with engines and airspeeds and so on, to allow us to try and understand why that aircraft slowed down and then simply departed controlled flight and entered the ocean. Ah, that's great. That shows us all we need to see for now. So it's all the flight data recording. It's on a timeline. Top is the pitch. We've got the airspeed and the altitude. But check out the timeline, 44. Investigators immediately notice something unusual regarding this flight. 15 degrees pitch, nose up. Seems high. It's almost the maximum. And then it stays that way. प्लेन जो है उसने क्लाइंब जो है नॉर्मली तरीके से किया था पहले. Center autopilot on, please. Investigators ये भी नोटिस करते हैं कि shortly after the autopilot was switched on, the nose of the plane pitched upwards. 350 knots. It can't be right. Oh, there's definitely something wonky about the airspeed numbers. This brought us to the question of perhaps we should be looking over on the other side at the cockpit voice recorder and see what kind of information was coming from there. Can you chew that up and play it? और वो ये भी देखते हैं कि प्लेन की जो एयर स्पीड है, it is much higher than what it should be. Investigators soon start filling in the missing pieces of the puzzle. 80 knots. My airspeed indicator is not working. उन्होंने ये बात नोटिस करी कि कैप्टन एडम के जो है एयर स्पीड इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे थे. Fuse working? Yes, sir. You tell me. V1. Rotate. बट एडम को ऐसे लगा कि वो प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं है टू अबॉर्ट द टेक ऑफ. Ratio. Mach airspeed trim. Something.
इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी नोटिस किया कि जैसे ही प्लेन हवा में उड़ा, the pilots were overwhelmed with the warning signals. Mine shows only 200 now and decreasing, sir. Both of them are wrong. What can we do? इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी नोटिस किया कि जो कैप्टन है वो he was becoming very bewildered by the warning signals he was getting from his plane. Okay, it's no matter. Let's pull the airspeed. Let's see. इन्वेस्टिगेटर्स को भी ये बात पता नहीं लगी है कि किस कारण से कैप्टन का जो एयर स्पीड इंडिकेटर है वो काम नहीं कर रहा था, पर वो ये बात को जरूर नोटिस करते हैं कि कैप्टन अहमद का जो एयर स्पीड इंडिकेटर है, इट केम बैक टू लाइफ आफ्टर इट स्टार्टेड क्लाइंबिंग इन द स्काई। इट्स अ टेलिंग डिस्कवरी। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना ध्यान केंद्रित किया उस डिवाइस पे जो कि इन गेजेस को एयर स्पीड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उसको कहते हैं द पीटो ट्यूब। The pitot tube is an airspeed sensor, a pipe open at one end which responds to the air pressure. When the plane moves forward, the pressure inside the pitot tubes, it causes the airspeed indicator's needle to move. My airspeed indicator is not working. और अगर ये पीटो ट्यूब किसी कारण से ब्लॉक हो जाती है तो इट सेंड्स इन रॉन्ग सिग्नल्स टू द एयर स्पीड इंडिकेटर्स। ये जो पीटो ट्यूब्स ब्लॉक हुई है वो है पहले के भी क्रैशेस में कई बार इनका हाथ साबित हो चुका है। 1982 में एक बोइंग 737 जेट crashed into heavy snow at the Washington DC airport shortly after takeoff. The pitot tubes were blocked with ice. इन्वेस्टिगेटर्स का ऐसा मानना है कि जो पिटो ट्यूब्स कैप्टन अहमद के एयर स्पीड इंडिकेटर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी वो किसी कारणवश ब्लॉक हो गई थी। पर जो प्लेन कैरिबियन आइलैंड से उड़ रहा हो वहां पे बर्फ किस तरह से पिटो ट्यूब ब्लॉक कर सकती है, ये इन्वेस्टिगेटर्स अभी इसका वो नहीं निकाल पाए थे जवाब। We don't know why it was blocked, but it presented a very, very interesting situation to us. We started carefully looking at what could cause that kind of thing to happen. Senor! Major Souffrant has a theory. He returns to question the airplane's mechanics. Senor Souffrant. We are done with these, thank you. I'd like to ask you some more question about the friggin' airplane. मेजर सुफ्रॉन को ऐसा लगता है कि मैकेनिक्स ने जो है पीटो ट्यूब्स पे टेप लगा दी होगी, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है मेंटेनेंस के दौरान, लेकिन अगर वो मेंटेनेंस के बाद टेप नहीं उतारी गई होगी तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी वजह से। A piece of tape was left on accidentally? No, sir. They didn't have to be taped. We never did anything with the pitos. Did you put the pitot covers back on them when the maintenance was finished? It didn't have any covers with it. We didn't take any off, and we didn't put any on. And that's when we discovered that the pitos had not been covered for the 25 days that the aircraft remained parked at the international airport in Puerto Plata. A pito cover slips over the end of the tube. ये रेगुलेशंस हैं कि अगर प्लेन जमीन पे रहता है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तो उसके पिटो ट्यूब्स जो है कवर कर देनी चाहिए। उसके बाद अ प्रोमिनेंट फ्लैग इज देयर टू टेल द पायलट्स एंड द मेंटेनेंस पीपल टू रिमूव द कवर बिफोर टेक ऑफ। इन्वेस्टिगेटर्स को इस बात का पता लगता है कि वर्जिन एयर की जो पिटो ट्यूब्स थी वो एक तो कवर नहीं करी गई थी, इतने 3 हफ्तों से वो जमीन पे ही खड़ा था प्लेन, और उसके बाद जो था वो किसी कारणवश ब्लॉक हो गई थी। रिकवरिंग द पिटो ट्यूब्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर, यही एक इन्वेस्टिगेटर्स के सामने हो रहा है जिससे कि कुछ ना कुछ जवाब उन्हें मिल पाए इस क्रैश के बारे में, और ये भी जानना उनके लिए जरूरी है कि किस कारण से पिटो ट्यूब ब्लॉक हुई थी। Nobody knows for sure. The evidence is 7,000 feet down in the Atlantic Ocean. और अगर पिटो ट्यूब्स ब्लॉक भी हैं तो किस कारण से एक मॉडर्न जेट के साथ ये क्षतिग्रस्त हुई थी, और 189 पीपल की मौत हो गई थी इस जहाज में। It's not like a car where you have only one speedometer. In this kind of an aircraft, you have a total of
3 airspeed indicators, and there's a flight data computer which is computing the velocity in relation to the ground. I'd like to welcome you all this afternoon. As you know, I'm Bob McIntosh. Using the information from the black boxes, NTSB जो है एक real time animation तैयार करती है about this flight from takeoff till their final moments. This is the indicator. The captain actually realized that his speed indicator was not working. Is yours working? Yes, sir. Investigators को इस बात का भी पता लगाना था कि एक faulty instrument किस तरह से इस पूरे जहाज को क्रैश कर सकता है. He realized it at a time when he could have aborted, he could have turned back, but he chose to continue. Right now. Investigators जो कैप्टन है उनकी every move को, हर एक move को analyze करते हैं और उन्होंने जो एक छोटी सी एरर को escalate करने दिया और फिर उसी को उनको overwhelm करने दिया. Rotate. Positive climb. Gear up. लिफ्ट ऑफ के कुछ क्षणों के बाद ही कैप्टन अहमद के जो हैं एयर स्पीड इंडिकेटर्स फिर से काम करना शुरू कर देते हैं. But the investigators suspect that the gauge is responding to the changes in the altitude. Climb thrust. As the plane climbs through the thinning atmosphere, the air trapped inside the Petro tubes expand, giving a build-up in the air pressure, and inside the cockpit, this helps the airspeed indicators needle to move. Even though the altitude is causing an increase in the pressure, the sense is easily misread as an increase in airspeed. So at this point, the takeoff is standard. Captain Adam might have 5 different airspeed indicators to give him this information, but investigators noticed that at the time of this, he was not flying the aircraft. Center autopilot on, please. Center autopilot has command. Thank you. उस समय जो था autopilot was on, and unless the crew refigures it, the autopilot is getting information about the airspeed from one source only. Remember, the autopilot gets its data only from the captain's pitot tube, the one that was blocked. Data जो है ये दिखाता है कि the trouble on the Virgin Air Flight 301 began after its autopilot was enabled. Right after the autopilot is engaged, the plane's nose begins to rise. Pilots को भी इस बात का ध्यान नहीं हुआ है कि जो pitot tubes ऑटोपायलट को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रही है उसके तरफ उनका ध्यान अभी तक नहीं गया है. The computer had registered that the plane was moving too fast. Soon rises to 15 degrees, then it stays there. और उसके बाद it raised the nose to slow it down. Raising the nose works like an air brake. It slows the plane by creating drag. ऑटोपायलट को ऐसे इंस्ट्रक्शंस फीड कर दी गई हैं कि पहले से ही कि प्लेन का किसी भी हालत में नोज 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऊपर की तरफ. Any higher that from that much level and the plane will slow down and stall. The autopilot's a pretty smart guy. He already knows he's got all the power that he's going to get for the climb. The only thing for the autopilot to do is raise the nose. And it raised the nose of the airplane to its limits of authority. But the autopilot was responding to faulty information. Moments later, it sent out 2 different warnings. Rudder ratio, Mach airspeed trim. That the plane was moving too fast and can be controlled safely. And the airplane begins picking up warnings, rudder ratio, a variety of things that the airplane is sensing problems. Okay, there's something crazy here. Do you see it? Yes, there is something crazy. Mine shows only 200 now and decreasing, sir. Both of them are wrong. Investigators का ऐसे मानना है कि कैप्टन एडम ने जो है ये गलत सोच लिया था कि उनके दोनों के दोनों एयरस्पीड इंडिकेटर्स गलत रीडिंग दे रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से. इस स्थिति में उनके फर्स्ट ऑफिसर का जो गेट था वो बिल्कुल सही काम कर रहा था कि प्लेन वाकई में ही बहुत धीरे चल रहा है. What can we do?
Captain Adam no longer knows which instruments to trust. Let's check the circuit breakers. As they saw these caution lights, they decided they were going to start pulling some circuit breakers. That would be rather strange. The actions of trying to reset circuit breakers is something that pilots of older generations aircraft have learned via experience of sometimes being able to get an errant system back functional. Resetting the circuit breakers switches off the alarm. But that needle continued to climb around the clock face until it activated the overspeed warning. Autopilot system ने एक और warning दी कि plane is moving too fast, but in reality वो तो उसका उल्टा ही हो रहा था. At this point, the overspeed indicator is on. They're going slow, they think they're going too fast, and confusion is set in. Let's pull the airspeed. प्लेन जो था स्लो डाउन हो रहा था और तभी कैप्टन एडम ने अपनी सबसे बड़ी गलती करी. You can see that he now pulls back on his throttles. इन्वेस्टिगेटर्स इस बात को रियलाइज करते हैं कि तब प्लेन की स्पीड बहुत ही कम थी एंड पुलिंग बैक ऑन द थ्रॉटल्स वाज डिजास्ट्रस. क्रू को बहुत ही सिवियर वार्निंग मिली जो कि एक प्लेन सेंड आउट कर सकता था. And that's when he gets the stick shift. He's got a tactile sense coming through his flight controls that literally shakes the stick and says, "You've got to lower this nose." कुछ सेकंड्स के अंतराल के बाद ही पहले कैप्टन को ये वार्निंग मिली कि उनका प्लेन बहुत तेजी से चल रहा है और उसके बाद ये वार्निंग मिली कि उनका प्लेन बहुत धीरे से चल रहा है. They're in direct opposition of each other, and two warnings that you would never expect to get, one right behind the other. ऑटो पायलट को ऐसे हिदायत दी जाती है, प्रोग्राम किया जाता है कि वो पहले ही डिसएंगेज हो जाए, जबकि स्टिक शेकर वार्निंग जब मिले तो. नाउ इट्स अप टू द पायलट टू गेट द प्लेन आउट ऑफ इट्स स्टॉल. Once the autopilot reached its limits of authority, it said, "I've done all I can do. I'm out of here." जैसे ही ऑटो पायलट डिसएंगेज हुआ, कैप्टन एडम को अपनी अपने प्लेन का कंट्रोल मिल गया था, वो भी उस टाइम जबकि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज स्थिति में थे. द कॉकपिट रीडिंग्स लीड द इन्वेस्टिगेटर्स टू अ स्टनिंग कंक्लूजन. ADI. This additional pilot intervened to say, "ADI, ADI." In other words, look at that ADI and put yourself where you would normally see the nose of the aircraft. 5 degrees nose high, 10 degrees. So when the reserve pilot says ADI, he is attempting to focus the captain's attention to roll and pitch, which are becoming problematic. कैप्टन एडम ने अभी भी रियलाइज नहीं किया होगा कि उनका प्लेन अभी भी स्टॉल हो जाएगा, लेकिन जो रिलीफ पायलट थे उनके पीछे बैठे, उन्होंने ये देख लिया था इसको कि उनका प्लेन स्टॉल होने जा रहा है किसी भी मोमेंट. जो रिलीफ पायलट था वो चाहते थे कि कैप्टन एडम रियलाइज करें कि उनका नोज जो है एकदम इट इज पिच टुवर्ड्स द स्काई डेंजरसली. और इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी पता लगा लिया था कि फर्स्ट ऑफिसर ग्रेगन भी यही मैसेज अपने कप्तान को देना की कोशिश कर रहे थे. Nose down. At this point, the first officer is actually trying to lead the captain to some solutions, but not actually take control of the airplane. What the Boeing 757 really needed was air flowing over its wing to generate thrust. And the only way to get that was to bring the nose down and dive. और ये बात इन्वेस्टिगेटर्स को पजल करती है कि फर्स्ट ऑफिसर के पास भी कंट्रोल कॉलम वैसा ही था जैसे कि कैप्टन के साथ पास था. He could have pushed it and brought the nose down himself. और शायद वो प्लेन को बचा भी पाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. वो और रिलीफ कैप्टन जो थे अपने कप्तान को सजेशन ही देते रह गए और कप्तान भी उस स्थिति में एकदम ओवरवेल्म्ड हो चुका था. रिकॉर्डिंग ये भी दिखाती है कि कैप्टन एडम ने जो क्रूशियल वार्निंग्स उन्हें क्रूशियल सजेशंस मिल रहे थे अपने क्रू द्वारा, उसको इग्नोर किया और अपने प्लेन को बचा नहीं पाए थे. And in the Bergen Air case, there's a case of a relatively junior first officer
looking at one of the most senior captains on the airline. It is not culturally appropriate for him to say, I'm going to take the airplane away from you. Instead, he tries to assist the captain, to lead the captain, but leave the captain in command. Other cultures, other training, other airlines may very well have required the first officer to physically take control of the airplane. I think the social atmosphere in the cockpit will prevail to revere age and experience to the point where it can kill somebody, and in this case it looks like it did. Flight data recorder ये दर्शाता है कि instead of putting the nose down, Captain Adam ने जो है अपनी plane इंजन को जो है और ज्यादा स्पीड निकालने की कोशिश करी इंजन से. At this point, the crew goes to full power. Cross levers, cross! At the angle the plane was falling, the engines could not get more air. Applying full power was more than they could handle. The left engine quit first. With the right side at full throttle, the airliner swings around as if the left wing was caught on a branch. The airplane goes into a classic full stall where the nose drops, it falls on a wing, which is now a very life-threatening condition. 757 itself makes the situation worse. Like most of the modern airliners, it uses the swept wing design. The wings are designed little backwards to reduce the drag and to increase fuel efficiency, but the design has a downside. One of the characteristics of swept-wing jets is they get less and less stable. They're much harder to fly as they approach stall. Sir, pull up! What's happening? What's happening? To maintain control of a swept-wing jet with no more altitude than they had in this condition is very, very problematic, and they are not successful when the airplane goes into the water. Investigators now know why the Bergen Air Flight 301 crashed, but what they can't understand is why the flight left the ground in the first place. 80 knots? My airspeed indicator is not working. और 80 नॉट्स पे जब पायलट और उनके को-पायलट के इंस्ट्रूमेंट्स टैली नहीं कर रहे हो तो the flight should have been aborted. B1. Investigators इस बात से थोड़ा हैरान परेशान है कि why the captain took off जबकि उनके इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे थे. If something is not functioning correctly, it doesn't matter what it is, one should abort the takeoff at 80 knots. This decision on the part of the captain has been criticized, but there is a very short time window for this decision to be made. Members of the investigative team at Puerto Plata ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों कैप्टन अहमद ने अपनी फ्लाइट को अबॉर्ट नहीं किया जब वो कर सकते थे. उस रात बारिश हो रही थी तो हो सकता है कैप्टन को ये मन में ख्याल आया कि वो अपने तेजी से रफ्तार पकड़ते प्लेन को रोक नहीं पाएंगे टाइम से. Procedurally, he's required to stop, but high-speed aborted takeoffs are something that are very serious, and that flight crews train to avoid high-speed aborted takeoffs if possible. And we certainly looked at the parameters of the runway to ensure that there was adequate runway in that particular situation. Careful measurements ली जाती हैं और ये पता लगा गया इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा कि जब कैप्टन एडम ने पहली बार देखा था उनके इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे थे तो उनके पास उतनी जगह थी रनवे पे कि वो अपने प्लेन को आसानी से रोक पाते और उन्होंने अपना टेक ऑफ अबॉर्ड कर सकते थे वो. There is also the question of the hastily assembled crew. Bergen Air started with a crew that probably didn't expect to fly that night. They didn't have adequate rest. They got out to the aircraft and perhaps were rushed in some of their planning. Investigators ये भी सोच रहे हैं कि the last minute nature of the crew's call would have influenced the takeoff.
इन्वेस्टिगेटर्स ये पॉसिबिलिटी भी कंसिडर करते हैं कि जो क्रू था, जो कि 2 हफ्ते से अपने घर से दूर था, were too eager to fly home. 08301, thank you. A good flight. Good flight. Good flight. Y ahí viene el factor del homesick. This is the homesick factor, where minor problems are ignored in order to get back home. Para seguir el vuelo y llegar a la casa. इन्वेस्टिगेटर्स ये बात कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि कैप्टन एमेट के दिमाग में क्या चल रहा था when he continued to take off. In this case, the airplane is accelerating rapidly enough. The first officer responds, V1, which is the commit to fly speed. And by training, now the decision window has closed. They need to fly. rotate. And immediately thereafter, they're airborne. एक बार जब प्लेन हवा में था तो उसकी जो ब्लॉक्ड पीटो ट्यूब्स थी, उन्होंने कैप्टन एमेट को एक के बाद एक गलती करने पर मजबूर किया था. बट हाउ वर द ट्यूब्स ब्लॉक्ड इन द फर्स्ट प्लेस? इन्वेस्टिगेटर्स ये बात कभी पता लगाएंगे कि वो जो 189 लोगों की मौत हुई थी इस हादसे में, इट वाज कॉज्ड बाय समथिंग एज स्मॉल एज अ पेपर क्लिप. इन्वेस्टिगेटर्स ये बात कभी पता लगाएंगे कि जो ब्लॉक्ड पीटो ट्यूब्स थी उसकी वजह से जो था इतनी ही कॉन्फ्लिक्टिंग वार्निंग्स मिली थी कैप्टन को, जिससे कि वो एकदम कंफ्यूज हो गए थे. Fuimos a un simulador de vuelo. We went to a flight simulator, and in the simulator, we tried to recreate the conditions of what happened on the night of February 6th, 1996. Gentlemen, stand by. और अब वो ये जानना चाहते हैं कि वही सिमिलर वार्निंग्स जो किसी और कैप्टन को मिले तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे इस सिचुएशन में. इन्वेस्टिगेटर्स को स्टिमुलेटर से पता लगा कि जो 2 कॉन्फ्लिक्टिंग वार्निंग्स आ रही थी, शिफ्ट शेकर इफेक्ट, और जो वार्निंग्स आ रही थी प्लेन की ज्यादा तेजी से चल रहा है, वो तो सीजन्ड पायलट्स को भी फ्रीज करने पर मजबूर कर रही थी. The contradictory warnings were potentially dangerous. When the stick shaker activated, it was very unnerving. It's really overwhelming. That would tell me that Mach airspeed warning horn, combined with a stick shaker, was a tremendously mind-boggling experience to a line pilot. FAA ने एक रिकमेंडेशन जारी किया कि all स्टिमुलेटर पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक सिनेरियो ऐसा भी इंक्लूड किया जाए जो कि ब्लॉक्ड पीटो ट्यूब्स के बारे में हो. The flight crew within Bergen Air was faced with a large number of warnings that kept coming, and each warning added complexity to the environment. There's a lot of warning lights going off. This captain is in a condition that is deteriorating now very rapidly. So there is a dramatically increased demand on the captain to fly the airplane. The FAA asked Boeing to change some of those warnings. जो चेंजेस किए गए थे बोइंग द्वारा, उसमें एक और वार्निंग भी ऐड की गई थी कि वो जो कि बताती थी दोनों पायलट्स को कि उनके इंस्ट्रूमेंट पैनल्स जो है दे डिसएग्री. बोइंग जो है वो नेसेसरी चेंजेस करते हैं और उसमें ये भी इंक्लूडेड होता है कि पायलट जो है कौन से P2 ट्यूब्स को यूज करेंगे फॉर द ऑटो पायलट सिनेरियो. तकरीबन 1400 बोइंग जहाज जो है दुनिया भर में जो उड़ रहे हैं, दे वुड बी अफेक्टेड बाय द न्यू डायरेक्टिव. वन फाइनल क्वेश्चन रिमेन्स, और वो ये है कि प्लेन की जो पीटो ट्यूब्स है वो किस कारण से ब्लॉक हुई थी. इन्वेस्टिगेटर जो है बहुत ही इंटेंसिव सर्च करते हैं फॉर बर्गन एयर्स पीटो ट्यूब्स, लेकिन वो कभी नहीं मिलती हैं. We know that the area around Puerto Plata has a lot of bees and wasps and animals and birds and insects that like to build nests. But at Puerto Plata's airport, they don't have to look far for a suspect. One of the insects is well known to the pilots flying out of the Dominican Republic, और वो है mud dover wasp. जो बग एक्सपर्ट्स हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स को बताते हैं कि बहुत ही अच्छा रिलेशन है बिटवीन अ पीटो ट्यूब एंड अ वास्प. Cuando la avispa albañilera está buscando un área para construir su nido,
When a mud dauber is looking for an area to build its nest, it's looking for a site, a place that's more or less tubular. Que tenga algo tubular cuando las avispas. When the mud daubers make their mud nest, the mud, when it dries, hardens and condenses. Se endurece y se compacta. It gets hard. Mud dauber wasps are squatters that make nest at available places. और वो घर में जो crevices होती हैं और प्लेन में जो pitot tubes होती हैं वहाँ पे भी अपना घोंसला बना देते हैं. La razón del que el avión estuviera tanto día parado. That the plane was stopped for so long, 25 days, was enough time for any species of the mud dauber to build its nest in the pitot tubes. Construir su nido en los pitot tubes. Investigators ये बात का निश्चय कर लें कि अब के सिवा कोई और चारा नहीं रह गया कि जो अनकवर्ड पीटर ट्यूब्स थी प्लेन की उसमें वॉस्प्स ने अपना घोंसला बना दिया था और यही वो पीटर ट्यूब थी जो कि कैप्टन अहमद को एयर स्पीड इंडिकेटर्स को इंफॉर्मेशन दिया करती थी और जिसकी वजह से वो एकदम मेल फंक्शन हो गया था. They didn't put covers on the pitot tubes. So at some point in time, extended time, there was an opportunity to get something like a mud dauber in that pitot tube. Investigators have their answer. On February 6, 1996, एक छोटे से वास्प की वजह से कितनी ही सीरीज ऑफ एरर्स हुई और सीरीज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन दी गई प्लेन को जिसने कि आखिरकार उस जहाज को ही समुद्र में ढकेल दिया and change the design of the most successful airliners. So दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का. ये शो जो आप सुन रहे थे और हमेशा सुनते हैं अपने फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और आज के शो में हमने चर्चा करी February 6, 1996 की एक दुर्घटना. अगर आप मेरे शोज को कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com यानी कि bhambri.r@gmail.com या आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर जाके भी फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं. तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की. आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे और करेंगे हम चर्चा एक नई दुर्घटना एक नई डिजास्टर की उस आने वाले शो में अपने. तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस. हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से. आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा. मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी. तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है. थैंक यू.